नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम आपसे, हमसे, समाज से, देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की इसी भावना के साथ आज जनमत में मैं जिस पहली खबर का जिक्र करने वाली हूं वो सवाल पूछता है विपक्ष से। सवाल कि क्या राष्ट्र सर्वोपरि की भावना विपक्ष को समझ में आती है या विपक्ष के लिए राष्ट्र से बढ़कर राजनीति है। आज ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू किया। एक के बाद एक कोशिशें की गई कि सत्र को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही आकर, सत्र शुरू होने से पहले ही सामने आकर यह अनुरोध करते हुए नजर आए संपूर्ण विपक्ष से कि ये जो सत्र है वो विजय उत्सव का सत्र है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ये सत्र हो रहा है। मॉनसून सत्र में देश की सेना की विजय गाथा, उस विजय उत्सव को, उस जश्न को मनाने का वक्त था। प्रधानमंत्री ने अपील की कि एक सुर में इस जश्न को मनाते हैं, एक सुर में इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं। लेकिन इस अपील को भी नजरअंदाज करते हुए विपक्ष अपने एजेंडे पर कायम रहा। वही पुराना राग, वही भाषा, वही शब्द, वही वाक्य और वही मंशा जो पाकिस्तान की सोच में, उसकी भाषा में, उसके डीएनए में नजर आता है। यानी अपनी सेना पर शंका, अपनी सेना के शौर्य पर सवाल, और नाम दिया गया मोदी विरोध। अब सवाल यह है कि सरकार विरोध या मोदी विरोध करते करते विपक्ष क्या देश विरोध पर उतारू हो गया है? क्या बार बार ट्रंप का और सीजफायर का जिक्र करके विपक्ष सदन की गरिमा को तार तार नहीं कर रहा? क्या ऐसे सवाल लोकतंत्र की मर्यादा को लांघ नहीं रहे? क्या ऐसे सवाल केवल हमारी देश की सेना नहीं, हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे अभिमान को अपमानित नहीं करते? और दूसरी तरफ जब लगातार सरकार ये कह रही हो कि हम चर्चा को तैयार हैं, तो फिर इस बात को नजरअंदाज करते हुए इस हंगामे के क्या मायने हैं? हालांकि 4 बार कोशिशें की गई, लेकिन चौथी बार सदन को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 25 घंटे का समय तय हो चुका है जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। 16 घंटे लोकसभा, 9 घंटे राज्यसभा। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से पहले दिन ही विपक्ष ने हंगामे भरी तस्वीर प्रस्तुत की है, क्या ये जो 25 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तय किए गए हैं, क्या विपक्ष इसमें भी सार्थक चर्चा कर पाएगा या राग वही पुराना होगा? आइए इसी पर आधारित हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। यह संसद है, भारत के लोकतंत्र का मंदिर। लेकिन आज एक बार फिर इस मंदिर की मर्यादा तार तार होती दिखी। हंगामा, शोरगुल, आरोप प्रत्यारोप और मुद्दों की हत्या। जी हां, मानसून सत्र की शुरुआत उसी ढर्रे पर हुई जिस पर विपक्ष का पुराना खेल चलता आया है। हंगामे का, बहाने का और देश के सैनिकों के पराक्रम पर सवाल खड़े करने का। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। इस मानसून सत्र को एक विजय उत्सव की तरह बताया और मुद्दों पर बात करने की अपील की। मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा, देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन
मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। लेकिन प्रधानमंत्री की लोकतांत्रिक अपील विपक्ष को नागवार बुझी। मोदी जी चर्चा की बात कर रहे थे और विपक्ष हंगामे की योजना लेकर पहुंचा था। सेना के अभियान ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत शुरू कर दी। वो ऑपरेशन जिसमें भारत ने आतंक के मुंह पर करारा तमाचा मारा था, उस पर भी विपक्ष ने सवाल दागे और संसद को अखाड़ा बना दिया। फिर सरकार पर भी विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया गया। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं। अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। तो करें चर्चा, बोलने दें एनओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। पहलगांव बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहलगांव से सरकार को छिपना नहीं चाहिए। सभी विपक्ष के लोग चाहते हैं बहस हो, और जिस तरीके से विदेश नीति, पहलगांव और जो जितना घटनाक्रम है, सभी सांसद अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार सुने और सरकार जवाब दे। बिल्कुल सच्चाई है। इस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने देना चाहिए, और जो वो बात सामने रखते हैं वो सदन की कार्रवाई में आना चाहिए। और ये हमेशा से एक परंपरा रही है कि विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा है पिछले कितने समय से ऐसा ही हो रहा है, बोलने नहीं दिया जाता हमारे नेताओं को। लेकिन विपक्ष के झूठ और शोरगुल के बीच सत्ता पक्ष ने बार बार एक ही बात दोहराई। सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। सत्ता पक्ष की ओर से साफ कहा गया, हम चर्चा से नहीं डरते, लेकिन विपक्ष को चर्चा नहीं, बवाल चाहिए। सदन में जो व्यवस्था देने का अधिकार है वो पीठ पर के पास है, और लोकसभा अध्यक्ष जी ने जिस तरह के लोगों ने प्रतिवेदन दिए थे उन सब पर विचार करके उसके अनुरूप निर्णय किया। मुझे लगता है कि पहले ही राहुल गांधी जी को जो प्रारंभ से उनको प्रिविलेज, परिवार का सदस्य होने के नाते जो मिलता रहा है, मुझे लगता है वो प्रिविलेज उनको नहीं मिल रहा, उसका दर्द उनको हो रहा है। मुझे लगता है ऐसे प्रश्न उठाने वालों को संविधान का ज्ञान होना चाहिए। ये चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, और बिहार में चुनाव आयोग वही कर रहा है जो संविधान कहता है। उन्होंने तो 2 ही प्रश्न पूछा है, भारतीय नागरिक हैं या नहीं हैं, फर्जी हैं कि असली हैं। तो इनको बेचैनी किसके लिए है? क्या विदेशी नागरिकों के लिए बेचैनी है? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे बिल्कुल सही नहीं है। सरकार पहलगाम के अटैक पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, और नौजवानों ने जिस तरह मुर्दुम की दिखाई है, मतलब जो आतंकवादियों का अड्डे उद्ध्वस्त कर रही है, तो मतलब उसके लिए सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी जब वक्त आएगा, जब चर्चा होगी उस पर, तो उनको घंटा भर बोलने का अधिकार है, वो तब बोले। अभी बोलने का क्या मतलब है? कि ये भारत की संसद है, यहाँ विधि व्यवस्था, कानून, प्रक्रिया और परंपरा से सदन चलती है। हम लोग तो सदन चलाना चाहते हैं। आज तो हम लोग लोकसभा में थे, हम लोग उस सदन को सब लोग बार बार आदरणीय स्पीकर साहब ने सबको अनुरोध किया कि भाई सब लोग जाओ, विधि की व्यवस्था में जो भी चर्चा चाहते हो हम लोग उसको चर्चा करवाने के लिए सत्ता पक्ष से सहमत है। ये राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की निजी ड्राइंग रूम नहीं है। जब चाहे, जिसको चाहे, जिस प्रकार की भाषा से बात तो कर सकते हैं। बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं भी सांसद हूँ, मैं लोकसभा में बैठी थी, और कल से आज तक हम सब अखबार से जुड़े हुए हैं, टेलीविजन चैनल से जुड़े हुए हैं, और जितनी बातें विभिन्न जगहों पर हो रही हैं मुझे लगता है हम सब वाकिफ हैं। सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हम सब ने आज प्रधानमंत्री जी को भी सुना। हम चाहते हैं कि इस संसद सत्र में सबकी बातों को सुनी जाए, और इस बात को सरकारी दल ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे किरण रिजिजू साहब ने बहुत स्पष्ट किया है।
और ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा के लिए सरकार तैयार है, ऐसा आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भी कहा। उधर राज्यसभा में भी बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच तकरार देखने को मिली। ऑपरेशन सिंदूर पर खड़गे वर्सेस नड्डा की राज्यसभा में हुई नोकझोंक आज दिन भर आकर्षण का केंद्र बनी। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर है, एक्सेप्ट उन्होंने ही किया। ऑपरेशन सिंदूर जिसके बारे में एक मैडम जी शांत रहिए प्लीज। देखिए तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं। मानसून सत्र से पहले जिस रणनीति को लेकर विपक्ष ने बैठक की थी, वो रणनीति संसद में बवाल मचाने की थी। अब सवाल उठता है, क्या यह संसद है या विपक्ष का झूठ का इको चैम्बर? विपक्ष की तैयारी संसद चलाने की नहीं बल्कि सेना को घेरने की थी। ट्रंप के बयान को हथियार बनाकर भारत की सैन्य कार्रवाई पर शक करना था। क्या यह वही रणनीति है जो पाकिस्तान की मीडिया करती है, या इंडी गठबंधन की सोच अब PAK गठबंधन जैसी बन गई है? और ऐसे में सवाल यह भी है कि देश की संसद जनहित के लिए है, लेकिन यहां जनहित का गला घोंटा जा रहा है। भारत की सेना सीमाओं पर लड़ रही है और दिल्ली में बैठे नेता संसद को युद्ध भूमि बना रहे हैं। आज देश जानना चाहता है, देशवासियों के लिए बनी इस संसद में देशहित के मुद्दे कब उठेंगे, कब उन पर विपक्ष चर्चा करने के लिए राजी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो तस्वीर इस बात की तरफ संकेत दे रही है कि विपक्ष आखिर चाहता क्या है। जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में हंगामा बरपा, वो अपने आप में विपक्ष की मंशा, उसकी सोच, उसके एजेंडे को परिलक्षित करती है। देश पहले या दल पहले? संसद के मॉनसून सत्र के बीच जब पूरा विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा था, तो उसी वक्त कांग्रेस खुद अपने ही सांसद पर टूट पड़ी। वजह सिर्फ इतनी कि शशि थरूर ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सेना और सरकार का समर्थन किया। क्या कांग्रेस राष्ट्रवादी सोच से डरती है? क्या जो नेता भारत को पहले रखे वो कांग्रेस के लिए अविश्वासी हो जाता है? और अगर थरूर जैसे पढ़े लिखे वैश्विक सोच रखने वाले नेता के विचारों के लिए कांग्रेस में जगह नहीं है, तो क्या पार्टी अब लोकतांत्रिक विचारों की विरोधी हो चुकी है? यह सवाल आज हर राष्ट्र प्रेमी भारतीय के मन में उठ रहा है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत तो हुई सरकार को घेरने से, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी आग अब और ज्यादा भड़क चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर, जो तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, आजकल पार्टी के भीतर राष्ट्र पहले की सोच को लेकर अलग थलग यानी अकेले पड़ गए हैं। ये वही शशि थरूर हैं जिनको डेलीगेशन में भारत सरकार ने विदेशों के मंच पर भेजा था, ताकि वो ऑपरेशन सिंदूर का सच और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर सके। लेकिन कांग्रेस को उनका ये कदम रास नहीं आया। थरूर जो लगातार ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रहित, देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वो थरूर अब कांग्रेस को अखर रहे हैं, क्योंकि देश की बात, देश की सुरक्षा की बात, ऑपरेशन सिंदूर के विजय की बात, देश की सेना की बात और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने की बात कांग्रेस को बीजेपी की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात लगती है। यानी जो देश की बात करे वो मोदी की बात करता है, ये सोच है कांग्रेस पार्टी की। थरूर ने स्पष्ट कहा कि सेना हो या सरकार, अगर बात राष्ट्रीय सुरक्षा की होगी तो हमें एकजुट होकर समर्थन देना चाहिए। मैं अकेले उस विचार पर कायम हूं कि देश पहले है, राजनीति बाद में है।
लेकिन कांग्रेस को ये रुख पसंद नहीं आ रहा। पार्टी नेता के मुरलीधरन ने 2 टूक घोषणा कर दी कि थरूर अब हम में से एक नहीं है। जब तक वो अपना रुख नहीं बदलते, उन्हें तिरुवनंतपुरम में किसी भी पार्टी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई पर फैसला लेगी। यानी अब कांग्रेस पार्टी में देश की चिंता करने वालों के लिए दरवाजे बंद हैं और सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अब राष्ट्रभक्ति के खिलाफ खड़ी हो गई है। शशि थरूर ने अमेरिका में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया और प्रतिनिधित्व करते हुए देश की छवि को मजबूती के साथ विश्व के मंच पर रखा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचार बाद में, लेकिन देश को पहले रखना चाहिए। जो नेता मेरी इस सोच का मजाक उड़ाते हैं, वो देश के साथ खड़े नहीं हैं, दल के पीछे छिपे हुए हैं। और यही बात कांग्रेस को खटक गई है। पार्टी के कई गुट अब थरूर के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। यह तब हो रहा है जब कांग्रेस खुद मोदी सरकार को पहलगाम आतंकी हमले और भारत पाक को लेकर ट्रंप के बयान पर घेरने की कोशिश कर रही है। यानी पहले दिन ही आपने देख लिया किसी मसले पर संसद की कार्रवाई को पूरी तरह से सत्र को स्थगित करना पड़ा, संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। पहले दिन ही हंगामा नजर आ गया। लेकिन इन सबके बीच खुद पार्टी के भीतर कोई नेता अगर राष्ट्रहित की बात करता है तो उसे चुप करा दिया जाता है। थरूर के खिलाफ पार्टी के तेवर के बाद सोशल मीडिया पर यह अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या शशि थरूर एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्या वो कांग्रेस से अलग रास्ता अपना सकते हैं। हालांकि थरूर ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि मैं वही करूंगा जो देश के लिए सही होगा, क्योंकि मेरे लिए देश पहले है, दल बाद में है। तो एक तरफ शशि थरूर हैं जो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए देश पहले है, दल बाद में है। दूसरी तरफ एक और चेहरा है जो सिर्फ अपनी सियासत के लिए देश को पीछे छोड़कर अपनी सियासत को चमकाने में जुटा हुआ है, और वो चेहरा है ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज जो हुआ उसे बलिदान दिवस कहें या चुनावी मैदान में ममता बनर्जी का बिगुल। 21 जुलाई को कोलकाता की सड़कों पर भीड़ तो थी, लेकिन सवाल उस भीड़ के पीछे की राजनीति का था। बंगाल में अब एक बार फिर से वही पुराना सवाल गूंज रहा है। क्या ममता बनर्जी बंगाल की माता है या फिर एक तानाशाह जिन्होंने राज्य को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महिला असुरक्षा के गर्त में धकेल दिया है। जिस दिन बलिदानियों की श्रद्धांजलि का दिन, जिस दिन को कहा जाता है, उसे टीएमसी ने आज बीजेपी को गाली देने और बंगाल को बांटने के मंच में तब्दील कर दिया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तृणमूल कांग्रेस ने अपनी वार्षिक बलिदान दिवस रैली आयोजित की। एक ऐसा आयोजन जिसे ममता बनर्जी बीते 33 वर्षों से लोकतंत्र दिवस कहती आ रही हैं। लेकिन जो अब सियासी शक्ति परीक्षण आज नजर आया, उसमें कहीं भी लोकतंत्र जैसी परिस्थिति नजर नहीं आई। ये शक्ति प्रदर्शन में, शक्ति परीक्षण में तब्दील हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दोनों ने जमकर बीजेपी पर खूब प्रहार किया, बीजेपी को खूब कोसा, खूब निशाना साधा। ममता ने भाषण की शुरुआत 1993 की घटना से की, जिसमें पुलिस फायरिंग में 13 कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई। उन्होंने सीधे चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाए। कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं और वही साजिश बंगाल में भी रची जा रही है। ममता यही नहीं रुकी। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डिटेंशन कैंप बनाकर बंगालियों को जेल में डाला जा रहा है, और सवाल उठाया कि बीजेपी बंगाली भाषा और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है। उन्होंने इशारा किया कि जरूरत पड़ी तो फिर से बंगाली भाषा आंदोलन छेड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री की इस रैली ने एक बार फिर से बंगाली बनाम बाहरी की भावनात्मक राजनीति को हवा दे दी है।
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को भी मौका मिला। भाषण में उन्होंने साफ कहा कि मैं बीजेपी से जय बांग्ला कहलवाऊंगा और संसद में अब बंगाली में बोलूंगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बीजेपी अब जय श्री राम नहीं जय मां काली कहती है, अगली बार उन्हें मजबूरन जय बांग्ला भी बोलना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि भाषाई आधार पर और बंगाली अस्मिता के नाम पर जिस तरह से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बीजेपी को घेरते हुए नजर आए, तो यहां पर पूछना चाहिए ममता दीदी से कि बंगाली अस्मिता उस वक्त कहां चली जाती है जब बांग्लादेश में बंगाली हिंदुओं का नरसंहार होता है, जब बांग्लादेश में बंगाली हिंदुओं पर अत्याचार होता है, मां बेटियों को किस तरह से पीड़ित किया जाता है, किस तरीके से खुलेआम उनका गैंगरेप होता है, हिंदुओं की दुकानों को, उनके घरों को नष्ट कर दिया जाता है, आग के हवाले कर दिया जाता है, तो फिर ये बंगाली अस्मिता कहां चली जाती है? सवाल कई है। लेकिन इस बीच क्या कुछ कहा गया ममता बनर्जी की तरफ से, क्या कुछ कहा गया अभिषेक बनर्जी की तरफ से, आइए पहले आपको ही सुनवाते हैं। ऐसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा, हम नाम काटने नहीं देंगे। বাংলার মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যেতে চায়, এদেরকে 26 পর ডিটেনশন ক্যাম্পে আমরা। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी किनके नामों के कटने से डर रही हैं? क्या उन रोहिंग्या घुसपैठियों के नामों के कटने से ममता बनर्जी डर रही हैं, जो इनका वोट बैंक है? क्या वो घुसपैठिए जो वाकई पश्चिम बंगाल की पूरी डेमोग्राफी को खराब कर रहे हैं, न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं, क्या ये उनकी बात कर रही हैं? क्योंकि सवाल ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए कि ममता बनर्जी जब बंगाल, बंगाली अस्मिता, बंगाल की माता स्वयं को कहती हैं, तो राज्य की बेटियों पर जब अत्याचार होता है और आंकड़े चीख चीख कर कुछ और ही कहानी बयां करते हैं, संदिग्ध मौतें, महिला अपराध, तृणमूल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, तो फिर ये तेवर कहां चले जाते हैं? बंगाल के गांव शहरों में यह आम बात हो चुकी है। सैंड माफिया, कोयला घोटाला, राशन स्कैम में टीएमसी नेताओं के नाम सामने आना, प्रशासनिक अफसरों का खुले मन से राजनीतिक इस्तेमाल करना, चुनाव आयोग को धमकी देना, क्या ये लोकतंत्र है? ममता बनर्जी जिस तरह से बंगाल बनाम भारत का नैरेटिव बना रही हैं, वो खतरनाक है, न केवल राजनीति के लिए बल्कि देश की एकता के लिए भी। टीएमसी की बलिदान दिवस रैली के कुछ ही घंटे के बाद बीजेपी ने भी अपने विरोध कार्यक्रमों और बयानों से पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल और तेज कर दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद दिलीप घोष ने तीखा हमला बोला, कहा कि अब तक बलिदान दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन 2026 में यही दिन तृणमूल कांग्रेस की विदाई का दिन बनेगा। यह टीएमसी का अंतिम बलिदान दिवस होगा। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी इस रैली को सरकारी संसाधनों की बर्बादी करार दिया और ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, यह कोई राजनीतिक रैली नहीं बल्कि सरकार द्वारा आयोजित इवेंट है। लोगों को दारू और बिरयानी का लालच देकर भीड़ जुटाई गई है, ये सीधे सीधे लोकतंत्र पर प्रहार है। क्या कुछ कहा गया बीजेपी की तरफ से, वो प्रतिक्रियाएं भी आपके सामने रखते हैं। ना देकर, बिरयानी देकर, भात देकर प्रोग्राम, इसमें कोई जनता का कोई शिकायत नहीं है। क्या मैसेज देने वाले हैं आप? यहाँ नौजवान युवा पीढ़ी का प्रोग्राम है। हमारी बहन सुरक्षित हो, हमारी बेटी सुरक्षित हो, और नॉर्थ बंगाल में जितना डिप्राइवेशन हो रहा है उसका खिलाफ ये जुलूस चल रहा है। हाई कोर्ट को हम लोग आभारी हैं, हाई कोर्ट ने इजाजत दिया। इतना ऑब्स्ट्रक्शन के बाद भी ये बड़ा कार्यक्रम पश्चिम बंगाल युवा मोर्चा ने किया। ममता बनर्जी रोकने का कोशिश किया पुलिस को देकर, जब फेल कर गया तब ये सब बोल रही है। रियलिटी नहीं है। कलकत्ता से सिलीगुड़ी 600 किलोमीटर डिस्टेंस, यहाँ उन्होंने की रानी है। 2026
उनकी रानी है, वो एक करेगा पूरा प्रदेश में, इतना बड़ा प्रदेश में दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रोग्राम नहीं कर सकता। राजनीति सीख जाएंगे। अभी तक शहीद दिवस हो रहा था ना, इस बार टीएमसी शहीद हो जाएगा 26 में, फिर आगे इस करने का चांस नहीं मिलेगा टीएमसी। ये अंतिम शहीद दिवस है टीएमसी। देखिए, बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं वो भी बांग्ला में बात करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ये सारे बांग्लादेशियों को अपने हिंदुस्तान लाएंगे और उसको वोटर बना देंगे। तो हमारा लड़ाई तो बांग्लादेश की घुसपैठ का खिलाफ है। जो लोग किसी समय इस देश को नापाक बोलकर, दरुल हर्ब बोलकर ये देश छोड़ के चले गए थे, जो नारा लगाए थे। तो साफ है कि बंगाली अस्मिता के नैरेटिव के जवाब में बीजेपी स्पष्ट कर रही है कि 2026 के विधानसभा चुनाव को वो विकास बनाम वंशवाद, सुरक्षा बनाम संप्रदायवाद और सच्चाई बनाम साजिश के रूप में लड़ने वाली है। और ये लड़ाई घुसपैठियों और घुसपैठियों को संरक्षण दिलाने वालों के खिलाफ होगी। जब राजनीति बेटियों की अस्मिता को कुचलने लगे, जब छात्र संगठन हैवानियत की ढाल बन जाए, तो सवाल सिर्फ न्याय का नहीं, शर्म का भी होता है। ओडिशा में एनएसयूआई अध्यक्ष पर रेप का आरोप और बालासोर में आत्मदाह करने वाली छात्रा की मौत कांग्रेस और बीजेडी के युवा संगठनों की शर्मनाक सच्चाई को उजागर कर रही है। यह घटना ओडिशा की है, लेकिन ये जो पूरी परिस्थिति है पूरे देश की छात्र राजनीति में घुली हुई सोच की भी है, जो बेटियों की आवाज को कुचल देना चाहती है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष उदित प्रधान को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी रविवार को भुवनेश्वर के मंचेश्वर थाने में 19 वर्षीय पीड़िता की शिकायत के आधार पर हुई है। आरोप बेहद गंभीर है। छात्रा ने बताया कि 18 मार्च को उसे डिनर पर बुलाया गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जैसे ही मामला सामने आया, कांग्रेस ने आनन फानन में उदित प्रधान को एनएसयूआई से निलंबित कर पार्टी से निकाल दिया। लेकिन यह कार्रवाई क्या सिर्फ दिखावा है? क्योंकि कांग्रेस के यही एनएसयूआई आज ओडिशा के कॉलेजों में बेटियों पर दबाव बनवाने, बदनाम करने और उन्हें आत्महत्या तक के लिए मजबूर करने वाली ताकत बन चुकी है। याद कीजिए 12 जुलाई का वो दिन जब बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज की एक छात्रा ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। 95% जल चुकी अपराजिता नाम की ये छात्रा 2 दिन बाद एम्स भुवनेश्वर में चल बसी। उसकी मौत से पहले की कहानी रूह कपा देती है। इस छात्रा ने बीए डिपार्टमेंट के एचओडी समीर कुमार साहू के यौन उत्पीड़न की शिकायत प्रिंसिपल से की थी, लेकिन प्रिंसिपल ने शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। और जब छात्रा ने विरोध किया तो उसी कॉलेज के 71 छात्रों ने उसके खिलाफ चिट्ठी लिखी, उसे सस्पेंड करने की मांग की गई। इन छात्रों में अधिकांश बीजेडी और कांग्रेस की छात्र इकाइयों के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। उस छात्रा ने, उसकी दोस्त ने साफ साफ बताया कि एनएसयूआई और बीजेडी की स्टूडेंट विंग मिलकर उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रही थी। अब सवाल यह है कि एक के बाद एक बेटियों की अस्मिता के साथ हैवानियत हो रही है, तब फिर कांग्रेस क्यों चुप है? क्या एक तरफ कांग्रेस महिला सुरक्षा की बात करती है, प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे लगाती हैं, लेकिन क्या इन बेटियों का दर्द, इन बेटियों की तकलीफ और इनके सामने खड़े हुए उन्हीं की पार्टी के ये राक्षस, क्या उन्हें नजर नहीं आते? खुद की छात्र इकाई एनएसयूआई में ऐसे दरिंदे क्यों पाल रही है कांग्रेस? ये सवाल स्वाभाविक है। भाजपा के नेता अमित मालवीय ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चुप्पी भी एक तरह से अपराध में साझेदारी है। आखिर कितनी बेटियों को इस दलदल से गुजरना पड़ेगा? उन्होंने यह भी याद दिलाया कि बालासोर कांड में बीजेडी के साथ साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी लड़की की आवाज को दबाने की कोशिश की थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब भाजपा ने ओडिशा में मोर्चा खोल दिया है।
भाजपा महिला मोर्चा, एबीवीपी और युवा मोर्चा ने एनएसयूआई और बीजेडी के खिलाफ कॉलेज में जन जागरण अभियान छेड़ दिया है। भाजपा की महिला नेता और प्रवक्ता सुलोचना पात्रा ने कहा कि ये केवल एक रेप केस नहीं है, छात्र संगठनों में अपराधियों की भर्ती का भी मामला है। अगर कांग्रेस नेतृत्व में नैतिकता है तो राहुल गांधी सामने आकर माफी मांगे। एबीवीपी साफ कह रही है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी और साथ ही दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग भी लगातार की जा रही है। आज बेटियों के खिलाफ जुर्म सिर्फ समाज से नहीं, सत्ता से भी आ रहा है। जब छात्र संगठनों के नेता बलिदानी छात्राओं के दर्द पर जहर छिड़के, जब कॉलेज प्रशासन मौन साध ले और जब राजनीति अपनी ही बेटियों को कुर्बान कर दे, तब न्याय सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं, आंदोलन की पुकार बन जाता है। विपक्ष को इस पुकार को सुनना होगा, विपक्ष को इन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, विपक्ष को इन बेटियों को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में खुलकर सामने आना होगा। तभी विपक्ष का यह नारा कि वो लोकतंत्र की मर्यादा समझती है, वो लोकतंत्र को बचाना जानती है, तब इन सभी बातों के मायने सच में निकलकर सामने आएंगे। क्योंकि इस पूरे घटना चक्र में साफ तौर पर यह नजर आता है कि इसमें जो दोषी है वो कांग्रेस पार्टी से, बीजेडी से संबंध रखते हैं और ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई करना इन पार्टियों की नैतिक जिम्मेदारी भी है। और आइए इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा। स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी और अहम खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य कारण बताया जा रहा है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। बड़ी और अहम खबर आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफे की खबर आ रही है और इन सब के बीच जो वजह बताई जा रही है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। आज ही मॉनसून सत्र का पहला दिन और आपने देखा कि राज्यसभा में भी किस तरीके की परिस्थिति बनी, हंगामे जैसे आसार वहां पर भी नजर आए। लेकिन उपराष्ट्रपति वहां पर जो सदन की चीफ होता है उन्होंने पूरी स्थिति को संभालने का प्रयास किया। लेकिन इन सब के बीच अभी जो खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक पत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सा सलाह का हवाला दिया है। कहा कि संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत वो अपने इस्तीफे की घोषणा करते हैं। बेहद अहम जानकारी इस वक्त आपके सामने है। वो पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने माननीय राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दिया है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को संबोधित करते इस पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया है।
और आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। सुदर्शन न्यूज रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बहुत बड़ी खबर हो जाती है इस लिहाज से भी कि आज ही मॉनसून सत्र का पहला दिन था और हमने देखा कि राज्यसभा में किस तरीके से हंगामेदार स्थिति थी, लेकिन यहां पर भी अपनी शैली के लिए धनखड़ साहब जाने जाते रहे और आज वो शैली हमने सुबह ही देखी और इस वक्त उनकी इस्तीफे की खबर। बिल्कुल लावनी, अप्रत्याशित खबर है, ऐसा लोग सोच नहीं रहे थे, क्योंकि आज संसद का सत्र जो है आज शुरू हुआ है और राज्यसभा में भी आज जो है काफी हंगामा रहा। और सबसे बड़ी बात, जिस बात को लेकर के जगदीप धनखड़ जी ने सवाल उठाया था, उस बात पे कल से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी शुरू होने वाली है। तो इस बीच में उनका इस्तीफा देना जो है, मुझे लगता है कि अप्रत्याशित है। कारण रांची अपने हेल्थ का हवाला स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है, तो हमें वही मानना चाहिए, इसी कयास पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन तबीयत उनकी खराब थी, ये पहले से किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो कभी भी इससे पहले और स्वच्छता की जानकारी उन्होंने पब्लिक नहीं किया था। तो मुझे लग रहा कि अगर स्वास्थ्य को हवाला दे करके अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो व्यक्तिगत कारण है, लेकिन इसके पीछे वजह एक्चुअल क्या है, इनमें स्वास्थ्य ही वजह है या कोई और भी वजह है, ये अभी बताना मुझे लग रहा है थोड़ी जल्दबाजी होगी और इस पर कयास नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि संवैधानिक पद पे और अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर के उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो हमें वही स्वीकार करना चाहिए, हमें मानना चाहिए जो उन्होंने आधिकारिक तौर पे अपने पत्र में लिख करके इस्तीफा दिया है। यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो स्वास्थ्य का हवाला। लेकिन एक बात जो आपने इशारा किया कि निश्चित रूप से जिस तरह से जस्टिस वर्मा का मामला आगे चल रहा है, उसे लेकर उन्होंने कुछ बातें जरूर कही थी, उस पर बड़े सवाल जवाब हुए। लेकिन आज सुबह जब हम मॉनसून सत्र चल रहा था, हम राज्यसभा की कार्रवाई देख भी रहे थे, वो बड़े ही सहजता के साथ उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे थे। तो क्या वाकई, हालांकि जैसा आप भी कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या वाकई ऐसा लगता है कि ये जो इस्तीफा है उसके पीछे स्वास्थ्य कारण ही है या फिर किसी दूसरी तरीके का दबाव वो महसूस कर रहे थे? मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व है, लापी हमने देखा है जब वो बंगाल में थे तो किस तरीके से उन्होंने लोहा लिया था और किस तरीके से सरकार के साथ उनकी अनबन थी, लेकिन वो अभी भी अपने स्टैंड से पीछे नहीं आए। पिछले सत्र को भी अगर आपको याद हो तो उन्होंने जिस स्टैंड को एक बार कहा तो उस स्टैंड के साथ रहे वो, और कभी भी अपने आप को पीछे नहीं गया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके की कोई वजह होगी। पिछले सत्र में जिस तरीके जयप्रदा के साथ उनकी नोकझोंक हुई और संविधान के मामले में जिस तरीके से वो हस्तक्षेप करते थे, और किसी को भी, क्योंकि वो खुद से एक कानून के विद्यार्थी हैं, बहुत बड़े या बहुत ही वरिष्ठ लॉयर हैं वो, और कानून जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है और इस पद से इस्तीफा देने की बात कही गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और हम क्योंकि जनमत के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, यानी हमेशा की तरह इस ये वक्त गुड न्यूज का है, पॉजिटिव न्यूज का है। तो आज की पॉजिटिव न्यूज, आज के गुड न्यूज आत्मनिर्भर भारत की लहर से जुड़ी हुई है। कोलकाता से नौसेना को नया स्वदेशी युद्धपोत अजय मिल गया है। अजय कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स से आज भारत को एक और गौरवशाली उपलब्धि प्राप्त हुई है। भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया गया स्वदेशी युद्धपोत अजय आज सफलतापूर्वक जल में उतारा गया। यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के तहत तैयार 8वां और अंतिम युद्धपोत है। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल वाइस एडमिरल किरण देशमुख विशेष रूप से उपस्थित रहे। पारंपरिक नौसेना परंपरा के तहत उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रिया देशमुख ने विधि पूर्वक युद्धपोत अजय का जलावतरण किया। अजय पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और निर्माण का प्रतीक है। GRAC की तकनीकी दक्षता और भारतीय नौसेना की रणनीतिक जरूरतों के अनुसार विकसित ये पोत हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री क्षमताओं और को ज्यादा मजबूत करेगा। यह युद्धपोत वाटर जेट प्रपल्शन सिस्टम से लैस है, जो इसे तटीय और उथले पानी में भी तेज और कुशल संचालन की क्षमता देता है। INS अर्नाला के बाद ये इस श्रेणी का अंतिम पोत है जो देश की जल सुरक्षा को नई शक्ति देगा।
अगस्त 2025 तक इस श्रेणी का दूसरा पोत भी नौसेना को सौंपा जाना है, ऐसा प्रस्ताव है। उधर अजय में की अगर बात की जाए तो 80% से अधिक उपकरण स्वदेशी है, यानी आत्मनिर्भर भारत की मेक इन इंडिया की जो तस्वीर है वो इस पोत में नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों को समुद्री सफलता का नया आयाम देता है अजय। कोलकाता से बना ये पोत अब पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी करेगा और रक्षा क्षमताओं को अभेद्य बनाएगा। तो ये है कोलकाता में उतरा वो अजय, वो ताकत जो भारत की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तैनात है, पूरी तरह से समर्पित है। और चलिए इसी के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।